नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। झारखंड में ईडी की छापेमारी में मिला 30 करोड़ से ज्यादा कैश। मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से हुई बरामदगी। झारखंड में करीब 6 ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पर ही छापेमारी। ओडिशा की जनसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, झारखंड में मिल रहे हैं नोटों के पहाड़, हम पाई पाई बचाने में लगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा, झारखंड के मंत्री के घर से 30 करोड़ मिला। झारखंड में कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ मिले। जिन लोगों ने पैसा लूटा उन्हें जेल जाना होगा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर प्रधानमंत्री मोदी का सीधा हमला। अमीर ओडिशा में जनता गरीब क्यों है? जनता को गरीब बनाने का पाप कांग्रेस और बीजेडी ने किया। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में TV9 से बोले अमित शाह, टीएमसी से बंगाल की जनता त्रस्त, ममता को संदेश खाली का जवाब देना चाहिए। पुंछ हमले पर दिए बयान पर चरणजीत सिंह चन्नी की सफाई। पिछले चुनाव में भी ऐसा हमला हुआ था। जवानों की शहादत से दुख होता है। अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के ऑब्जर्वर घोषित किया। रायबरेली के ऑब्जर्वर बने भूपेश बघेल। अशोक गहलोत को बनाया अमेठी का ऑब्जर्वर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने किया नामांकन। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी रहे शामिल। राजनाथ सिंह के पीओके विलय वाले बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पीओके पर नजर डाली तो एटम बम गिरेगा। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, गठबंधन नेताओं के ऐसे बयान आम बात है। गठबंधन नेताओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, बीजेपी की जीत का जश्न भारत में नहीं पाकिस्तान में मनेगा। श्यामलाल पाल को बनाया गया यूपी समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। नरेश उत्तम की जगह श्यामलाल पाल की ताजपोशी। कोलकाता में राजभवन की सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों को हटाया गया। राज्यपाल ने राजभवन कर्मचारियों को पुलिस से बात न करने का आदेश दिया। बीएसपी ने यूपी के जौनपुर से बदला प्रत्याशी। श्रीकला सिंह की जगह श्याम सिंह यादव को मिला टिकट। बिहार के उजियारपुर में आज अमित शाह की जनसभा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। पुंछ आतंकी हमले के बाद पुंछ राजौरी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। शनिवार को पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुआ था हमला। पुंछ आतंकी हमले पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के विवादित बयान। कहा, जो शहीद हुए वो मोदी जी की वजह से हुए। चुनाव आते ही मोदी जी दंगा करवाते हैं। 200 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। राहुल ने वाइस चांसलर्स की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। यूबीटी नेता विजय कारंजकर शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, सिर्फ हैदराबाद चुनाव में दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चुनाव आयोग से बाकी सीटों पर भी कड़े सुरक्षा इंतजाम की मांग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर। बिहार की राजधानी पटना दूसरे नंबर पर। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने कार सवार महिला का पीछा किया। 4 बदमाशों ने कार का काफी दूर तक पीछा करने के बाद हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली साजिश नाकाम। वोटिंग के दौरान 12 जगहों पर ब्लास्ट की थी तैयारी। 6 प्रेशर कुकर बॉम्ब और आईईडी भी बरामद। और अब अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जो आपका दिल दहला देगी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। कार सवार महिला का पीछा कर हमला किया। 4 बदमाशों ने महिला का पीछा किया। बीटा 2 के आईएफएस विला के सामने की ये वारदात है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें सामने आ गई है। देखिए किस तरह से महिला की कार का पीछा किया। ये आईएफएस विला के पास की घटना है। बीटा 2 इलाका है ग्रेटर नोएडा का, जहां पर देखिए ये जो बदमाश हैं, ये 4 बदमाश थे। महिला कार में सवार थी। कार का पीछा किया इन बदमाशों ने। इसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
देखिए ये कार में महिला सवार थी और किस तरह से पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है ये वीडियो सामने आने के बाद। बदमाशों की कार है, देखिए इसमें से उतरते हैं ये और उसके बाद देखिए किस तरह से ये पीछा करते हैं महिला का। और ये पूरी घटना ग्रेटर नोएडा में हुई है। ग्रेटर नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। और अब खास पॉलिटिकल शो हमारा नेता कैसा हो ये दिखाएं, उससे पहले आपको जो घटना हमने आपको बताई ग्रेटर नोएडा की, उस दहशत का वो क्षण महसूस कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। खैर कुछ कर नहीं पाते बट आज तो गुड़ जरूर लेते। अरे रिकॉर्ड हुआ होगा अगर कैमरे में अगर वो आया तो। वो सीधी गाड़ी अपने चले वो आगे खुद। हाँ जबरदस्ती वो किया है। अबे यार हमको भी यार शीशा की तोड़ डैमेज कर दिया। वो सर भी था और ये था ना कि आ ही रहा है आ रहा है। अरे साला ये क्या हो गया? क्या रुको क्या भाई क्या? रुको तो। अरे एक मिनट रुक जाओ भैया, तो ठोक ठाक देगा। मैं निकाल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। देख लियो क्या नंबर है। कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, अभी देख लेंगे। चलो नंबर है मेरे पास, अभी आप फोन कर। आ रहे हैं आते हुए भगाओ दो। कितना दूर है हॉस्पिटल? रुको हेलो बलवान भैया, हेलो गेट पे आइए। गाड़ी से वापस आ रहे हैं कुछ लोग, हम लोग का पीछा कर रहे हैं तो और हम लोग को दौड़ा रहे हैं, तो हम लोग हमको एईसीपी का नंबर दीजिए। हमको बाउंड से वो बात किए थे कि आप लोग कुछ लोग तो दिक्कत हो तो या एसएचओ से बात कराइए लोग विजय यादव जी से। हम यहाँ पर है और ये अंडरपास के पास है, जल्दी मिलवाइए हमको। कॉन्फ्रेंस में करिए भैया, जान खतरे में है। 2-3 लोग दारू पी के हम लोग को दौड़ा रहे हैं, जल्दी करिए जल्दी। अभी थाना ये इतना बड़ा पकड़ा है। जाना नंबर भैया, नंबर बोलिए आप। यही कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हॉस्पिटल कहाँ है? जाना बोलो भैया, हम मिला रहे दूसरे फोन से। छोटू मैप लगाओ हॉस्पिटल का जल्दी। 85 ये किसका है? अबे यार ऐसी जगह रुका भी है कि जल्दी ऐसे आगे मारने के लिए आए हैं भैया, ये मार रहे हैं हम लोग को। जल्दी से मिलाइए, हम लोग की जान खतरे में। बोलिए इनवैलिड नंबर है। इनवैलिड बोल रहा भैया, जल्दी करिए आप। ऐसे मिलाइए, बोलिए कि जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी वाइफ जो थाना ये है ना, थाने पे रोको भैया, थाने पे रोको। हम यहाँ पर है केसीसी इंस्टीट्यूट, जल्दी करिए आप, जल्दी से। केसीसी थाना कहाँ आ गया? जल्दी करिए आप। उधर है आगे। चलो थाने पे चलो। अरे भैया शारदा यूनिवर्सिटी वगैरह है ना, वहीं पर है। आप एसएचओ को फोन करिए जल्दी। अबे नहीं आ रहा है। भैया जल्दी करिए, जल्दी। हम लोग को थाने घेर रहे हैं, हम लोग को बोतल चला रहे हैं भैया, हम लोग की जान खतरे में। जल्दी करिए आप। थाने में रोको। मिलाइए कॉन्फ्रेंस। कहाँ है थाना? बस इधर से बंद है। अरे आ रहे भैया भैया हम लोग बहुत गलत जगह पे फंसे हुए हैं, सही बता रहे हैं भैया। यहाँ पे मिलाइए जल्दी। क्या कर रहा है? आ गया वैष्णवी रो मत कुछ नहीं होगा। अबे लोकेशन लाइव लोकेशन शेयर करो। गाड़ी का नंबर देखो।
अरे क्या हो गया बे? और अब खास पॉलिटिकल शो हमारा नेता कैसा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बेबाकी से हर सवाल का विस्फोटक जवाब दिया। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अब इस वक्त किस तरह से इलेक्शन में जा रही है, ये टटोलने के लिए हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। और लखनऊ में हमारे साथ आप देख सकते हैं खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी बहुत व्यस्त हैं आप, आज भी आपके कई सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, इस बीच आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका आभार तो है ही। लेकिन हम सबसे पहले तो केशव जी से, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि चुनाव कैसा जा रहा है। चुनाव तो मैं अगर कहूं 2014 का लोकसभा चुनाव में लड़ा भी हूं, जीता भी हूं, और 2019 का लोकसभा चुनाव में लड़ाया हूं, और सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जिताया हूं, और 2024 का चुनाव इस समय लड़ रहे हैं। मैंने 2014 में मोदी जी की लहर देखी है, 2019 में मोदी जी की आंधी देखी है, 2024 में मैं मोदी जी की सुनामी देख रहा हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं वह हम लोग लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम 80 सीटों को विजय दिलाने में सफल हो पाएंगे, और माननीय मोदी जी के नाम पर लोगों की दीवानगी, हमारा कार्यकर्ता पीछे पीछे है, जनता आगे आगे है। नहीं, जनता आगे आगे है, और ये हमने कई जगहों पे आप जैसा कह रहे हैं भीड़ तो देखी है। कल प्रधानमंत्री जी के अयोध्या में क्या भव्य रोड शो था जी। लेकिन इस सीट की बात कर लेते हैं, लखनऊ की बात कर लेते हैं। 3.5 लाख वोट से पिछली बार राजनाथ सिंह जी जीते थे, इस बार नारा दिया जा रहा है अब की बार 5 लाख के पार। वो ये असंभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। देखिए, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनका व्यक्तिगत भी बहुत बड़ा संबंध संपर्क लोगों के साथ है। लखनऊ में एक तरफा मतलब चुनाव चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो लखनऊ को करके दिया है, यहाँ के वह विकास पुरुष के रूप में जाने जा रहे हैं। जैसा विकास लखनऊ का उन्होंने 10 साल के अंदर किया है, ऐसे विकास के काम को करने के लिए जो सांसद बने उससे सीखना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास तो सभी क्षेत्रों का हुआ है, लेकिन वाराणसी अगर नंबर 1 पे विकास में अपना स्थान अर्जित किया है, तो नंबर 2 का स्थान नो डाउट लखनऊ ने भी अर्जित किया। नहीं, लेकिन पिछली बार सपा और कांग्रेस अलग अलग थे, इस बार तो साथ-साथ हैं। नहीं, सपा कांग्रेस ये 2017 के विधानसभा चुनाव में साथ थे, जो लोकल टाइप मतलब लोकसभा के नीचे चुनाव आ जाता है, विधानसभा का होता है। उस समय भी सपा और कांग्रेस के गठबंधन की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाल करके रख दिया था। लोगों को मालूम है कि सपा समाप्तवादी पार्टी, सपा का अब कोई भविष्य नहीं है। श्री राहुल गांधी जी माने उनके स्टार प्रचारक जब पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता हो जाएंगे, जब उनका चुनाव का एंगल जहां विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दे पर होना चाहिए, देश के गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के मुद्दे पर होना चाहिए, तो ऐसे समय में वो कहते हैं लैंड जिहाद, फिर लव जिहाद, अब उन्होंने वोट जिहाद का नाम दिया है। और कर्नाटक का एक नया फार्मूला लेकर के आए हैं, जिसमें ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का तरीका निकाला है। ओबीसी माफ़ नहीं करेगा, इसकी सजा सुनाएगा कांग्रेस के लिए। जिहाद की बात की आपने, घुसपैठियों की बात की आपने, मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण देने की बात की, बात हिंदू मुसलमान की भी हो रही है, बात पाकिस्तान तालिबान की, गौ माता की, मंगलसूत्र की हो रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है आप पर कि आप लोग मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, असल मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे। हम सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अब जो मुद्दे हैं, अगर हमारे देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद की समस्याओं से देश जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है, और ऐसे समय में वोट जिहाद की बात हमने कही है क्या? कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को हमने दिया है क्या? पाकिस्तान का मिनिस्टर, पाकिस्तान के अलग अलग दलों के नेता
यह जो श्री राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो इनके स्टार प्रचारक बन रहे हैं, तो यह हम कर रहे हैं क्या? ये तो कांग्रेस के रिश्ते उजागर हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने बल्कि गांधी परिवार की बात करें, जिसने इतने सदस्यों को खोया है देश के लिए। वो कहते हैं हमने तो देश के लिए कुर्बानी दी है। नहीं तो देश के लिए कुर्बानी दिया, मैं उसको कुर्बानी को नमन करता हूं, लेकिन क्या देश के लिए जम्मू कश्मीर में 370 लगा करके पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा सौंप करके जो हमारे देश को इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, कुर्सी के लिए देश का जो विभाजन हुआ, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो कारनामे किए गए, उसके कारण जो लाखों विभाजन के दंश में, विभाजन की विभीषिका में जो लोग मारे गए, क्या उनका बलिदान नहीं है? तीसरी बार सरकार में आएंगे ये दोनों लड़के जिनको आप कहते हैं कि 2017 में जो यूपी के दो लड़के साथ आए थे, ये तो यूपी आ गए। ये एक कन्नौज से हैं, एक रायबरेली से हैं। आप नोट कर लीजिए, आज मैं बता दे रहा हूँ, आज TV9 भारत के इंटरव्यू में बता दे रहा हूँ, हम अमेठी तो 2019 में जीते, 2024 में जीतने ही जा रहे हैं रिकॉर्ड वोटों से। रायबरेली भी जीतने जा रहे हैं, कन्नौज और मैनपुरी भी जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 सीट में ये चारों सीटें भी आती हैं। और इस बार जनता ही अपना फैसला दे करके ये बता देगी कि सपा बसपा कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। मैं दोनों की अलग अलग बात करूंगा। पहले मैं रायबरेली और अमेठी की बात करूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल जी हैं। रायबरेली में आपने दिनेश सिंह जी को उतारा है राहुल गांधी के सामने। ऐसा लगता है कि एक एक सीट दोनों जीत सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी बहुत टफ कैंडिडेट है, एक तरफ स्मृति ईरानी जी बहुत टफ कैंडिडेट है। एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है। जनता का फैसला केवल ईवीएम मशीन के सामने जाने का इंतजार लोग कर रहे हैं। कब ईवीएम मशीन सामने आवे, कब चुनाव की तिथि सामने आवे, कब कमल का बटन दबावें, कब मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनावें, इस इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। फेल हो चुकी जोड़ी है ये दो लड़कों की जोड़ी को मैं 2017 में कहता था पप्पू और गप्पू की जोड़ी मिल गई, और 2024 में मैं कह रहा हूँ इसके बाद ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन भविष्य में कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि गठबंधन को जनता नकार चुकी है, मोदी जी को स्वीकार कर चुकी है, भाजपा को स्वीकार कर चुकी है, सुशासन को, विकास को स्वीकार कर चुकी है। गरीबों के हित में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, उसको अपना समर्थन दे चुकी। मैनपुरी का आपने जिक्र किया। मैनपुरी में एक घटना हुई जिसको लेकर बीजेपी ने काफी हंगामा किया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर काफी आरोप लगाया। डिम्पल यादव ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये बीजेपी की साजिश है जो मैनपुरी में हुआ। निश्चित तौर से जो वहाँ की सांसद भी हैं और प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी भी हैं, लेकिन देश के खातिर हम लोग बचपन से देश के खातिर बन बन भटका, देश के खातिर, अपने लिए नहीं, देश के खातिर बन बन भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग के उसने स्वाभिमान की ज्योति जलाई। ऐसे महाराणा प्रताप की मूर्ति को अपमान करने वाले सपाहियों को शर्म नहीं आती है? और वो कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। जांच करवा लो जिससे करवाना हो। जांच से पहले ही सब कुछ सच सामने है, सार्वजनिक हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के लफंगों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, माफियाओं ने, जिनके दिमाग में जाति का जहर भरा हुआ है, वो देशभक्त को भी जाति में देख करके महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनादर किए हैं, अपमान किए हैं। इसकी भी सजा उनको मिलेगी। अभी आपने महाराणा प्रताप की कविता सुनाई, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी वो कविता। खड़गे जी एक कविता चुनाव में सुना रहे हैं, लंबी है, मैं आखिरी लाइन सुनाऊंगा 4। वो कह रहे हैं ना ही राम खतरे में है ना रहमान खतरे में है, मोदी जी गारंटी पर गारंटी देते हो, दिख रहा है कुर्सी का अरमान खतरे में। इसका कोई जवाब है केशव प्रसाद मौर्य जी के पास? मेरे पास जवाब है, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी तो सब मोदी जी कर देंगे, सब कमल का बटन दबा देना। और खड़गे जी वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे भी लोकसभा में 2014 में रहने का मौका मिला है। वो कांग्रेस के लोकसभा में नेता के रूप में वहाँ पर बोला करते थे। उनके इस प्रकार के बयान में आपको जैसे हवाई फायर करना नहीं लगता है? एक दगी कारतूस क्या कर सकता है? उनको नहीं ये मालूम है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए देश की जनता ने ठान लिया, उनके जो प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं वही अपना टिकट वापस कर रहे हैं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को कह रहे हो दगे हुए कारतूस हैं? मैं उनको नहीं, कांग्रेस को कह रहा हूँ दगी हुई कारतूस है। वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का मैं अनादर नहीं करता, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो बयान कोई भी दे दे,
लेकिन कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। अखिलेश जी हेडलाइन देते हैं, केशव जी आज कौन सी हेडलाइन दे रहे हैं? मेरी हेडलाइन है 80 में से 80 हम लोग जीत रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया हो रहा है। सपा को मैं समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूं। कांग्रेस मुक्त तो भारत हो रहा है, जो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी अपने को कहती है। उस पार्टी, वह पार्टी अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रही है। आपके चुनाव प्रबंधन पे बात करते हैं। हमने वेस्ट के चुनाव देख लिए, अवध आपका मजबूत गढ़ है, लेकिन पूर्वांचल की कुछ सीटों में क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ चुनौती हो रही है? ऐसा मतलब मैं जिला जिला घूम रहा हूँ, रिपोर्ट मतलब गाजीपुर ले लीजिए, आप आजमगढ़ ले लीजिए, आप घोसी ले लीजिए, क्या इन सीटों में कुछ समीकरण बिगड़ रहा है क्या? कोई समीकरण नहीं बिगड़ रहा है। 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। हमने सबका साथ सबका विकास किया। ये आप 80-20 की बात कर रहे हैं? हम 80% वोट मोदी जी के साथ 80% वोटर है। और 80% की जब हम बात करते हैं इसलिए करते हैं कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। और जो 20% मैंने कहा जो बचे हैं, मतलब 20% कौन है उसमें भी हमारा, 20% जो बचे हुए? जो हमें नहीं वोट देता, कोई सपा का साथ होगा, कोई बसपा के साथ होगा, कोई कांग्रेस के साथ होगा, जो भाजपा को वोट नहीं देता होगा, लेकिन उसमें भी हमारा है। इस 20 में मुस्लिम भी है, इस 20% में? अब जो 20% छोड़ दिया, जिनको जिनको जोड़ना हो आप जोड़ लीजिए। नहीं, मुस्लिम आपको वोट देगा, आपको लगता है? जो देना चाहेगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति देखना चाहेगा, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा लहराता हुआ देखना चाहेगा, जो देश में सामान्य नागरिक संहिता लाता हुआ देखना चाहेगा, वो सब मोदी जी को वोट देगा। नहीं तो आप तो उनके आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हाँ, अगर धर्म के आधार पर, मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया है कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो धर्म के आधार पर आरक्षण जो बाबा साहब ने कहा है, संविधान खतरे में कांग्रेस डाल रही है, आरोप मोदी जी पर लगा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ओबीसी के आरक्षण पे डाका नहीं डालने देंगे, उसका विरोध करेंगे, उसका बदला लेंगे। जनता के बीच में इस बात को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। यह चीज देश स्वीकार नहीं कर सकता, देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक रिपोर्ट ग्राउंड से ये है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर कैंडिडेट से नाराजगी है। इसको कैसे दूर करेंगे? हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ भूल। लेकिन चुनाव अगर तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने, प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद बनाना जरूरी है। इसलिए सांसद की गलतियों की, अगर हो सकता है कोई प्रत्याशी का कोई विरोध भी हो, तो सांसद की गलतियों को ना देखे, मैं आपके टीवी 9 भारतवर्ष के माध्यम से कहूँगा, कोई गलती भी हो, वैसे वो गलती किए होंगे तो उसको सुधारेंगे, लेकिन अगर गलती भी किए हों तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। बहुत शुक्रिया केशव जी अपना समय देने के लिए, थैंक यू। और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड में ईडी के एक्शन पर बड़ी खबर सामने आ रही है। नोट रखने के लिए मंगवाए गए 6 बड़े बक्से। जहांगीर के घर पर कुल 12 बक्से पहुंचे हैं। मशीनों से नोटों की गिनती अब भी जारी है और 6 बड़े बक्से मंगाए गए हैं इन नोटों को रखने के लिए, हालांकि गिनती अभी भी जारी है। तो झारखंड में ईडी ने जो छापा मारा उसमें जो नकदी बरामद की गई है उसे गिनने का काम हालांकि अभी भी जारी है। मशीनों से नोटों की गिनती की जा रही है। देखिए किस तरह से नोटों की गड्डियां यहां से बरामद की गई हैं। गिनती एक तरफ चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बक्से मंगाए गए हैं, 6 बड़े बक्से, ताकि ये जो कैश यहां से बरामद हुआ है उसे स्टोर किया जा सके और यहां से ले जाया जा सके। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जिसमें अभी तक नोटों को गिनने का काम जारी है। ईडी की छापेमारी पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झारखंड में भ्रष्टाचार किस कदर अपने चरम पर है उसकी तस्वीरें सामने आई जब ईडी के छापेमारी में ये बड़ा कैश बरामद हुआ। तस्वीरें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर की हैं, जो तस्वीरें जहां से कैश बरामद हुआ है, जहां से नोटों का अंबार मिला है। ये नोट गिनती की पहली तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे थे। एक कमरे में नोटों का पहाड़ लगा हुआ है। नोटों को गिनने के लिए ईडी की टीम 3-3 मशीनों का सहारा ले रही है। अब तक 25 से 30 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। 25 से 30 करोड़ गिनती हो चुकी है। ये जो तस्वीरें हैं वो झारखंड की हैं। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से ये बरामदगी की गई है। तो देखिए ये 4 तस्वीरें, 30 करोड़ अब तक बरामद हो चुका है। हालांकि गिनती का काम अभी भी जारी है। कांग्रेस और जेएमएम पर बीजेपी ने हमला बोला है, तो वहीं नोट गिनने की मशीन भी पहुंच चुकी है। वहां पर नोट गिनती का काम जारी है। ट्रांसफर पोस्टिंग का है क्या ये पूरा खेल, ये बड़ा सवाल।
नोटों की बरामदगी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कैश की गड्डियों के बीच मिले अहम दस्तावेज भी, ईडी अफसरों को मिले ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े पते, ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों के ट्रांसफर से जुड़े हुए ये पते हैं। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी बरामद हुआ है। तो देखिए किस तरह से जहां नोट मिले हैं वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। नोट गिनती के दौरान ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। अभी भी नोट गिनती का काम जारी है, बक्से मंगा लिए गए हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।